Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. ये जो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज अ वेरी यूनिक वन, ठीक है। और यूनिक क्यों है? क्योंकि ये मैंने आईडीटी के लिए आप लोगों के लिए ऐसा कभी अपलोड नहीं किया था। मैं ये लॉ के लिए करता था और मैं ऐसे पढ़ाई करता था, ठीक है। अब इससे पहले कि आप ये बोलो कि सर हमने हेडिंग तो देख लिया है, सेक्शन नंबर तो हम करके नहीं जाते, तो मेरी बात सुनो। सिर्फ सेक्शन नंबर लर्न करना इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट इज समथिंग बियॉन्ड दैट। एंड आई रियली डोंट नो इफ दिस विल कम आउट एज इंटेंडेड और नॉट। तो आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, तो मैं भी दिमाग लगाते रहता हूँ कुछ नया क्या ऐसा करे जो शायद यूट्यूब पे नहीं है, जो लोगों को इट कैन बी बेनिफिशियल। तो मैं इसके अंदर आपके सामने ना सिर्फ सेक्शन नंबर सारे लिखूंगा और उसके बारे में बताऊंगा। एंड देयर इज अ लॉजिकल फ्लो, मैं एक कहानी की तरह इसको चलाऊंगा, एक क्लस्टर्स बीच में बनाऊंगा कि देखो ये सारे सेक्शन इस टॉपिक से रिलेटेड है। एंड एज आई वाज टेलिंग कि दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर दोज हु वांट टू लर्न द सेक्शंस, बट दिस इज फॉर दोज, आपको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा अगर आप ये वीडियो तब देखोगे एक बार दो बार जब आप आईडीटी नहीं कर रहे हो। सर कभी भी कुछ भी, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, ओके। मैं विद इन नेक्स्ट 20-25 सेकंड्स आई विल स्टार्ट। आपको जस्ट दिमाग में ना एक माइंड मैप क्रिएट हो जाएगा कि हमने आईडीटी में क्या क्या किया है। इट हेल्प्स टू हैव दैट साइकोलॉजिकल एडवांटेज कि मैं चीजें भूल नहीं रहा, और साथ में सेक्शन लर्न हो जाए, पेपर में लिखते कन्विक्शन आ जाए तो क्या बुरा है, ठीक है। तो मैं ऐसे पढ़ता था, मैं लिखता था सेक्शन, तो मैंने कहा मैं बच्चों के लिए वही लिखते वक्त एक रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अगर फायदा मिले तो प्लीज मुझे जरूर बताना, सो दैट आई नो इट हेल्प्ड, ठीक है। करें स्टार्ट। तो आई विल बी डिस्कसिंग सीजीएसटी, ओके। आई विल बी डिस्कसिंग आईजीएसटी के सेक्शंस। एंड आईजीएसटी में मेरा स्पेशल फोकस रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शन 10, 11, 12, 13, 12, 13 के मैं आपको सारे सबसेक्शन बता दूंगा, मतलब एक पूरा दिमाग में माइंड मैप क्रिएट हो जाएगा। करें स्टार्ट। आई हैव टेकन 1 मिनट 50 सेकंड्स। चलो मैं फटाफट से इस चीज को स्टार्ट कर रहा हूं, स्पीड रखेंगे। आ जाओ। सीजीएसटी से पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा बेसिक स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 बात करता है आपका बेसिक शॉर्ट नेम टाइटल कमेंसमेंट, ये बेसिक स्टार्ट करता है। सेक्शन नंबर 2 में आती है डेफिनेशंस, ताकि हम आगे बार बार चीजों को रिपीट ना करें, हम इसको डिफाइन कर देते हैं। अब सर जीएसटी को चलाने के लिए तो हमें ऑफिसर्स चाहिए, तो हम ऑफिसर्स को डिफाइन करेंगे सेक्शन नंबर 3 में, फिर उसके अपॉइंटमेंट की सेक्शन नंबर 4 में, फिर उनके पावर सेक्शन नंबर 5 में, और सेक्शन नंबर 6 में हम बात करेंगे यूटी जीएसटी और एसजीएसटी वालों को हम यहाँ पे पीओ बना देंगे, तो क्रॉस पावरिंग का प्रोविजन रखेंगे। अब सर बात आती है हमारी सबसे पहले सप्लाई को डिफाइन करने की, बिकॉज दैट इज अ टैक्सेबल इवेंट, दैट इज द ट्रिगर इवेंट। तो वो आता है आपका सेक्शन नंबर 7, जिसके अंदर हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, जहां कुछ इंपॉर्टेंट बात आई दिमाग में तो मैं फ्लो में बता दूंगा, ठीक है। डिटेल में रिवीजन अभी मैं नहीं करा रहा, सेक्शन नंबर पे फोकस है। 7(1)A, 7(1)AA, 7(1)B, 7(1)C, उसी के साथ अपन इंपॉर्टेंट है बात करना शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 1 बात करता है आपका डीम कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के, जिसमें 4 पैराग्राफ्स आते हैं। शेड्यूल नंबर 2 बात करता है आपका कि कोई चीज अगर सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगी या सर्विसेज बनेगी, ठीक है। और शेड्यूल नंबर 3 बात करता है जिसमें आपकी वो सप्लाई बनने ही नहीं वाली, तो तीनों शेड्यूल का अपना अपना अलग पर्पस है। चलो आगे चलते हैं। अब सर सप्लाई की बात सुनते ही दिमाग में कंफ्यूजन आता है, कंपोजिट और बंडल को कैसे ट्रीट करेंगे, तो उसका टैक्सेशन हम फटाफट से सेक्शन नंबर 8 में कर लेते हैं, बराबर। उसके बाद हम बात करते हैं सर मेन चार्जिंग सेक्शन, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा ना, हम सीजीएसटी करके लगाने वाले ऑन इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 9 चार्जिंग सेक्शन। अब इसी के साथ रिलीफ दे देते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर सेक्शन नंबर 10, जिसके अंदर हम बात करते हैं 10(1) और 10(2) वर्सेस 10(2)A, जो कि सर्विसेज के लिए होता है। 10(1) एंड 10(2) आपका गुड्स ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड रेस्टोरेंट के लिए होता है, जो हम सेक्शन 10 में बात करते हैं। अब सर बात करते हैं कि जहां टैक्सेशन की बात करी वहां कुछ जगह फटाफट से एग्जेम्पशन देना पड़ेगा, नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे, तो सेक्शन नंबर 11 में हम एग्जेम्पशन की नोटिफिकेशन का पावर दे देते हैं। अब सर निर्मला ताई को फटाफट से टैक्स चाहिए, तो पहले तो टाइम ऑफ सप्लाई की बात करो, नहीं तो वो दुखी हो जाएंगी। चलो सेक्शन नंबर 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और सेक्शन नंबर 14 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो अपना एक क्लस्टर बन गया 12, 13, 14 विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई ऑफ टाइम ऑफ चैप्टर, ठीक है। 12 और 13 में आपके 6 सबसेक्शंस आते हैं, जिसमें से सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 आपको याद रखना है। सबसेक्शन 2 एफसीएम, सबसेक्शन 3 आरसीएम। उसके बाद बात करते हैं सर पेमेंट किसके ऊपर करनी है, मेन तो वही है ना मुद्दा, ये सारी बेसिक बातें हो गई। अब पेमेंट किसके ऊपर करें, वैल्यूएशन, तो सेक्शन नंबर 16 आता है आपका वैल्यूएशन। सर वैल्यूएशन करने के बाद अब पेमेंट के पहले अपने को आईटीसी माइनस करना पड़ेगा, तो ही तो वैल्यू एडिशन का इफेक्ट आएगा। तो सेक्शन नंबर 16 में आपकी बेसिक आईटीसी कंडीशंस आती है, 17 में अपॉर्शनमेंट और आपका ब्लॉक क्रेडिट 17(5) आता है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो आपको आईटीसी लेना पड़ेगा वो आएगा आपका सेक्शन नंबर 18 में। और एक जॉब वर्क आता है 19 रेड विद 143, तो आप एक आईटीसी का क्लस्टर यहाँ पे 16, 17, 18 बना सकते हो, एंड 19 एंड 143 आपका जॉब वर्क आ जाएगा। उसके बाद सर आईएसडी की बात एक स्पेशली आती है 20 एंड 21 में, रेड विद रूल नंबर 39, रेड विद रूल नंबर 39, जिसके अंदर हम आईएसडी की बातें करते हैं। कहीं ना कहीं वो इनपुट ही तो है ना, हम आईटीसी की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो आईटीसी कॉमन लेके डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 20 और 21 की बात पहले यहाँ पे आप कर लो, ओके। अब
सर ये सब पेमेंट करने के लिए सारी आईएसडी वगैरह की बातें करने के लिए अब रजिस्ट्रेशन की तो बात करो, क्योंकि जीएसटी में जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा मैं आगे बात नहीं कर सकता। तो उसका क्लस्टर बनेगा हमारा सेक्शन नंबर 22 से ऑलमोस्ट सेक्शन नंबर 30। इसको फटाफट से एक बार डिफाइन कर लेते हैं। 22 में लायबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन आती है, जिसके अंदर आपकी लिमिट्स आती है। यू ऑल्सो रीड दिस विद द 2019 नोटिफिकेशन फॉर हायर लिमिट ऑफ गुड्स 40 लाख। 23 में नो लायबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन, 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, 25 में रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, REG 01 फाइल करके REG 06 का सर्टिफिकेट ले लेंगे। उसके बाद 26 डीम रजिस्ट्रेशन, जो बाकी के एक्ट्स के लिए मिल जाती है, आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है। 27 में आता है आपका CTP और NRTP, जिनको 5 डेज इन एडवांस रजिस्ट्रेशन लेके एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ता है और जिनका मैक्सिमम पीरियड 180 डेज तक जा सकता है। यस, उसके बाद सर आता है हमारा अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो डिटेल्स बताई थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उनमें अगर चेंजेस आए तो 28 में अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डिपेंडिंग आपका कोर फील्ड है या नॉन कोर फील्ड है। ओके, अब सर गलतियां करी तो 29 में कैंसिलेशन कर देंगे, और जब आपको बुरा लगेगा कि यार क्या हो गया मेरे साथ, तो जाके माफी मांगनी पड़ेगी और उसका रिवोकेशन लेना पड़ेगा सेक्शन नंबर 30 में। ये हो गया हमारा क्लस्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन चैप्टर। क्या ये आपको बात समझ में आया? हाँ सर, ये चैप्टर नंबर 8 का रजिस्ट्रेशन हमारा क्लियर हुआ। अब सर रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब धंधा स्टार्ट करो। चलो मुबारक हो, धंधा स्टार्ट करो, और उसके लिए इनवॉइस और बुक्स वगैरह सब मेंटेन करनी है, तो वो वाला हम क्लस्टर उठा लेते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट क्लस्टर है हमारा बेसिकली टॉपिक हमारा जो बात कर रहे हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 में आप टैक्स इनवॉइस वगैरह इशू करो। ओके, दैट विल बी इशूड इन सेक्शन नंबर 31। फिर आपका आता है 32, 33 और 34, 35 और 36। ये आपका एक क्लस्टर बनेगा। 32 में आपको बताया जाएगा कि वॉट एवर द टैक्सेस आप अनऑथराइज वे में नहीं चार्ज कर सकते, आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी तो रजिस्ट्रेशन आपको ऊपर दिलवाया था ना, तो उसके हिसाब से चार्ज करो। 33 में आपका जो भी टैक्स अमाउंट है वो अलग से शो करो ना, आप इनवॉइस में उसको प्रॉपर्ली शो करो। 34 में अब क्योंकि इनवॉइस निकाला था उसके रिस्पेक्ट में चेंजेस आएंगे, तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ध्यान रखना, क्रेडिट नोट को डिक्लेयर करने की एक टाइम लिमिट एग्जिस्ट करती है, इशू करने की टाइम लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो टाइम लिमिट पार होगी तो कमर्शियल क्रेडिट नोट बन जाता है। अब सर जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, क्या क्या मेंटेन करना है और कितने टाइम तक मेंटेन करना है, ये आपका 35 और 36 बात करेगा। 35 में बुक्स एंड अकाउंट्स आपका मेंटेन करना है, 36 में कितने पीरियड तक मेंटेन करना है, दैट इज 72 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न, वहां से आगे 72 मंथ्स, अनलेस आपका कहीं पे कलेश चल रहा है। कलेश चल रहा है मतलब सर कहीं पे कोई मामला चल रहा है, कहीं प्रोसीडिंग चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अपील चल रही है, तो उसका फाइनल डिस्पोजल से आगे 1 ईयर और 72 मंथ्स ओरिजिनल टाइम पीरियड, विच एवर इज हायर विच एवर इज लेटर। ये हो गया हमारा सर 36 वगैरह की बातें। अब सर हमने बुक्स वगैरह मेंटेन कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमें बेसिक बताओ क्या क्या रिटर्न्स होती है और क्या क्या चीजें आती है। तो उसमें आता है आपका 37, 38 और 39। मेन 37 में आपका GSTR 1 मनी वगैरह की बातें होती है, IFF वगैरह की बातें होती है। 38 कहीं ना कहीं आपका वो जो रेस्ट्रिक्टेड ITC है, अगेन इट इज लिंक टू द सप्लायर डिटेल्स, तो इसलिए उसको इस वाले क्लस्टर में डाला। आप इसको ITC के साथ भी पढ़ सकते हो। तो 38 में ITC रेस्ट्रिक्ट आपका नहीं होना चाहिए आपकी सप्लायर की गलती की वजह से, ठीक है। ये हो गया आपका 38। 39 में आप फाइनली पेमेंट की बात करते हो GSTR 3D के द्वारा, बराबर, यहां तक क्लियर है। चलो सर ये सब हो गया। अब हमारी नेक्स्ट क्लस्टर की बात करते हैं कि अब आप जीएसटी में आ गए हो, आपने सब बुक्स वगैरह मेंटेन कर लिए, अब आपको रिटर्न्स पता है ना बेसिक कौन सी फाइल करनी है, ये आपको बेसिक फाइलिंग पता चल चुकी है। अब आप अपनी पहली रिटर्न स्टार्ट करो, शुभ काम स्टार्ट करो, हमें बताना स्टार्ट करो। सो दैट इज योर सेक्शन नंबर 40, दैट इज योर फर्स्ट रिटर्न। ये एप्लीकेबल होती है वो जो आपका पीरियड ऑफ डिफरेंस आता है ना, व्हेन यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ बीइंग लायबल, तो योर रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड फ्रॉम द डेट ऑफ लायबिलिटी, बट जीएसटी तो बाद में आया, तो उस इंटरवीनिंग पीरियड के लिए भी आपका फर्स्ट रिटर्न आता है। एंड द सेम थिंग अप्लाइज व्हेन आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड होता है। यस, तो वहां पे आपका सेक्शन नंबर 40 आएगा। फिर 41 जो आएगा, इट इज समवेयर लिंक्ड टू योर काइंड ऑफ आईटीसी चैप्टर, रूल नंबर 37A के साथ रीड किया जाता है। सप्लायर की ही रिटर्न्स के ऊपर बात की जाती है कि अगर सप्लायर ने 30 सितंबर तक 3B नहीं फाइल करी तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी रेसिपिएंट को 30 नवंबर तक रिवर्स करना पड़ता है। दैट इज रेड विद रूल नंबर 37A। समवेयर इट इज लिंक्ड टू आईटीसी बट समवेयर इट इज आल्सो लिंक्ड टू द सप्लायर रिटर्न, तो उसको इसी क्लस्टर में हम कवर करते हैं। यस, 41 में ये सब कवर हुआ, 42 43 आपको नहीं पढ़ना। अब आप आ जाओ साल की एनुअल रिटर्न 44, क्योंकि ये तो आपने चलो बीच में सारी फाइल कर ली, अब साल का हिसाब किताब 44 में कर दो। और सर 45 बिछड़ने से पहले एक आखिरी मुलाकात, 45 इज योर फाइनल रिटर्न, जब आपका कैंसिलेशन हो जाता है, ठीक है, वो 3 महीने और वो सब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। 45 में फाइनल रिटर्न तभी फाइल करी जाएगी जब आप 39 में 3B फाइल करने के लिए लायबल थे। तो जैसे ISD होते हैं, TDS और TCS वाले लोग होते हैं, OIDAR वाले लोग होते हैं, जिनको 3B की फाइलिंग नहीं करनी होती, उनको 45 की फाइलिंग भी नहीं करनी होती। यस, आपका सब रिटर्न्स वगैरह का पता चल गया। अब अगर आपने नहीं फाइल किया तो हम आपको नोटिस भेजेंगे सेक्शन नंबर 46 में। यस, एंड देन वी विल लेवी द लेट फी, बिकॉज आपने लेट किया तो सेक्शन नंबर 47 में आपको हम नोटिस 47 में हम आपको लेट फी लगाएंगे, 46 में हम आपको डिफॉल्टर को नोटिस भेजेंगे। एंड क्योंकि अब सर आपको पता नहीं है काम कैसे करना है, क्या करना है, तो हम आपको एक
जीएसटीपी का प्रोविजन देते थे। प्रैक्टिशनर्स होते हैं, आप उनसे काम करवा सकते हो ऑथराइजेशन देखिए 48 के अंदर। अब सर सारा तो पता चल गया, फाइलिंग वाइलिंग में कर रहा था, मुझे प्रॉब्लम आया पेमेंट कैसे करूं, तो वो पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, कैसे यूटिलाइजेशन, वो सारा सेक्शन नंबर 49 में होता है। सर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो 50 आके आपको बता देगा। यस, फिर दो चीजें ई कैश लेजर में जो डिपॉजिट करवानी पड़ती है, मतलब क्रेडिट करके मेरे को क्लेम मिल जाता है, दैट इज 51 एंड 52। ये दोनों भाई हमेशा साथ रहेंगे, लर्न करना। 51 टीडीएस, 52 टीसीएस, ठीक है, समझ में। अब 53 और आपका सेक्शन नंबर 54। 53 क्या है भाई, जब आपने सारी रिटर्न्स फाइल करी तो आपने आईटीसी वगैरह यूटिलाइजेशन किया होगा ना इसमें, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट्स आपस में डील करेगी। सो दिस विल बी नोन एज ट्रांसफर ऑफ आईटीसी, जो गवर्नमेंट्स आपस में डील करती है कि भैया आईटीसी किसके लिए यूज करा गया, तो उतना वो पैसा उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। दैट हैपेंस अंडर सेक्शन 53। अब सर सारा हो गया, अब मुझे पता चला मेरा तो रिफंड ड्यू है, तो मुझे रिफंड क्लेम करने दो। 54 में रिफंड मिलेगा, 55 में भी रिफंड मिलता है यूएन एंड स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, और इसके इंटरेस्ट की बात होती है आपके सेक्शन नंबर 56 में, और जो भी पैसा रह जाए वो डिपॉजिट किया जाता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड 57 और 58 में। तो आपका ये एक इंडिविजुअल क्लस्टर बन जाएगा। 54 टू 58 आप लर्न कर सकते हो साथ में, बराबर। सर अब मुझे पता तो चल गया मुझे रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी है, लेकिन असेसमेंट वगैरह कौन, पहले तो आप खुद से असेसमेंट करो सेक्शन नंबर 59 में। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्रोविजनल बेसिस पे करवा लो, उसके बाद उसको फाइनलाइज कर लेंगे। सेक्शन नंबर 60 में आपका होता है प्रोविजनल असेसमेंट। जो असेसमेंट किया, रिटर्न्स फाइल करिए, उसको चेक करने का वक्त आ चुका है। नाउ वी विल पिक अ डिफरेंट कलर, नाउ उसको चेकिंग में लेके आते हैं। 61 में हम आपका स्क्रूटिनी करेंगे, कुछ गड़बड़ आया तो आपसे बात करेंगे। यस, फिर 62, 63 और 64 आपको साथ में लर्न करने हैं। 62 नॉन फाइलर्स का बेस्ट जजमेंट कर देंगे, 63 अनरजिस्टर्ड पर्संस का जजमेंट करेंगे, और 64 समरी असेसमेंट का करेंगे। ठीक है, ये बात याद ध्यान रखना। 62 और 64 में विड्रॉल ऑफ असेसमेंट भी हो सकता है, उसके ऊपर अलग सा क्वेश्चन आता है, तो ये हमारा तीनों का एक क्लस्टर बन जाएगा। ओके, 62 हो गया, 63 हो गया, 64 हो गया। अब आता है आपका ऑडिट। अब सर सारा स्क्रूटिनी हो गया है, बेस्ट जजमेंट हो गया, अब उसके बेसिस पे हमें लग रहा है एक बार आपके बुक्स में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, तो इसका ऑडिट करा लेते हैं। सो दैट विल बी 65 एंड 66। 65 इज योर नॉर्मल ऑडिट, 66 इज योर स्पेशल ऑडिट। तो ये आपके 65 और 66 के सवाल, यू नो द सेक्शंस विल बी क्लियर। अब सर बात करते हैं हमारे इंस्पेक्शन वगैरह की, क्योंकि अब बेसिक चीजें हो गई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंस्पेक्शन, डिमांड। अब सर पैसा निकलवाने का वक्त आ चुका है, हमने आपको सब कुछ बता दिया क्या क्या करना था, अब गलतियां वगैरह पकड़ने का समय आ चुका है, इंस्पेक्शन का समय आ चुका है। 67 में आपका इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर वगैरह किया जाएगा। 68 में आपके गुड्स इन मूवमेंट, क्योंकि आपके गुड्स कहीं ना कहीं चल रहे होंगे, मूव हो रहे होंगे, तो उसका हम यहाँ पे 68 के अंदर इंस्पेक्शन करेंगे, बेसिकली ऑफ द गुड्स इन मूवमेंट। ओके, 69 में हम आपको अरेस्ट करेंगे, 69 विल बी डेल्ट विद अरेस्ट, एंड 70 विल बी बेसिकली समन। अब अरेस्ट करने के लिए कुछ एविडेंस वगैरह चाहिए तो किसी को बुला लेते हैं, तो उनको हम समन कर लेते हैं। ओके, समन वगैरह करना है, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वी नीड सम एक्सेस टू द बिजनेस प्रीमाइसेस। 71 में हम एक्सेस टू द बिजनेस प्रीमाइसेस गेन करेंगे, और मुझे पता है वहां पे तुम्हारे मुस्टंडे, तुम्हारे बॉडी बिल्डर्स खड़े रहेंगे, तो मुझे 72 में आई ऑल्सो नीड ऑफिसर्स हेल्प। तो 72 में ड्यूटी होती है बाकियों की, जो भी ऑफिसर्स होते हैं दे विल असिस्ट मी। ठीक है, आई कैन गेट असिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिसर्स अंडर 72। सारा इंफॉर्मेशन मुझे मिल चुका है, और मुझे पता चला तुम्हारे अगेंस्ट तो डिमांड निकलने वाली है, तो मैं डिमांड का प्रोविजन यूज करूंगा। 73 आपका डिमांड बनेगा नॉन फ्रॉड का, 74 बनेगा फ्रॉड का, 75 बनेगा जनरल प्रिंसिपल्स का, 76 टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, 73 में सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर आप कोई अमाउंट कलेक्ट करते हो इन द नेम ऑफ टैक्स एंड यू डू नॉट डिपॉजिट इट, तो उन दोनों केसेस के अंदर आपको एक ही बार मौका दिया जाएगा, यू पे इट विद इन 30 डेज ऑफ ड्यू डेट। अगर वो चीज पार कर गई तो फिर वो जो आपको चांसेस मिलते हैं ना सेक्शन 73 में वेवर ऑफ पेनल्टी के, कौन से वाले की बात कर रहा हूं, इधर यू पे द पेनल्टी बिफोर द इशू ऑफ शो कॉज नोटिस और विद इन 30 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस, वो आपको इन दोनों केसेस में नहीं मिलेगा। एक बार वो 30 डेज की नहीं है, अगर यू नो इट इज डन, if that ship has sailed, now you are not going to get any kind of waiver, आपको उसके अंदर फिर पेनल्टी पक्का लगने वाली है। प्लीज 73 में इन दोनों केसेस के अंदर ध्यान रखना, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, ये हो गया 75, 76। 77 में क्या हुआ है, मैंने गलत टैक्स पे कर दिया था, तो गलती तो हुई है लेकिन एज सच गलती नहीं है ना, मैंने टैक्स तो पे किया ना, गलत पे किया। तो जो गलत पे किया, क्यों गलत पे किया, इंटर को इंट्रा मान लिया, इंट्रा को इंटर मान लिया, तो गलत वाला वापस ले लो रिफंड, और सही वाला पे कर दो, इंटरेस्ट नहीं लेंगे आपसे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रिफंड में भी आ जाता है, कहीं ना कहीं ये गलती में भी आ जाता है। ये सब बातें यहाँ पे हो गई। डिमांड पता चल गई है ना, तो डिमांड पे करो 3 महीने में, सेक्शन नंबर 78। नहीं पे किया तो रिकवरी के डंडे, सेक्शन नंबर 79। अब सर डंडे मारने से पहले मेरी थोड़ी सी हालत खराब है, इंस्टॉलमेंट्स अलाउ कर दो ना, सेक्शन नंबर 80 इंस्टॉलमेंट्स अलाउ करना। मैं आपकी मैक्सिमम 24, सेल्फ असेसमेंट टैक्स में नहीं मिलता, लेस देन 25,000 में नहीं मिलता। रिकवरी का डंडा ऑलरेडी चल रहा है 79 का, तो भी आपको 80 का इंस्टॉलमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता। पिछले साल मना किया था, तब भी आपको इंस्टॉलमेंट
गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता। लो आपका सेक्शन 80 भी मैंने साथ साथ रिवाइज करा दिया है। यस, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है आपकी वॉइड मानी जाएगी अगर आपको पता है कि आपसे टैक्स ड्यू है और आपने एक गलत इंटेंशन के साथ डिफ्रॉड करने के लिए यू ट्रांसफर्ड इट, तो सेक्शन नंबर 81 में हम उसको वॉइड कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपका 82 बोलता है कि योर प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा पहला चार्ज होगा, क्योंकि हमें पता है आप गड़बड़ करते हो, हमें पता है आपके बहुत सारे ड्यूज अलग अलग टैक्सेस के लिए ड्यू है, अलग अलग लॉस में ड्यू है। नहीं, हमारे जीएसटी के लिए इट विल बी द फर्स्ट चार्ज, हमें सबसे पहले पैसा चाहिए इस प्रॉपर्टी में से। यस, उसके बाद आपका 82 हो गया। उसके बाद आपका 83 किससे डील करता है? प्रोविजनल अटैचमेंट। हमें पता है कहीं ना कहीं आप ये ट्रांसफर वगैरह की गलतियां करने ही वाले हो, तो वो सब अवॉइड करने के लिए वी विल प्रोविजनली अटैच फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। हमें पता है तुम गड़बड़ करते हो, तो उससे पहले हम इसको प्रोविजनली अटैचमेंट में डाल देते हैं। उसके बाद होता है आपका 84 वैलिडेशन एंड सर्टेन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो 84 को छोड़ भी सकते हो तो चलेगा। उसके बाद आपका एक क्लस्टर बनता है 85 टू 94 का, जो आपका चैप्टर नंबर 20 है, लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। वो तो आप करते ही नहीं हो चैप्टर पे ढंग से, तो उसका मैं सेक्शन अभी यहाँ पे नहीं करा रहा, मुझे पता है वो नहीं याद रहेंगे, उसका ज्यादा यूज भी नहीं आएगा। अभी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ हमारे अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के क्लस्टर के ऊपर। वहां पे आपके देखो कैसे सेक्शंस बनेंगे। एक 95 बनेगा, उसके बाद ऐसे ही लर्न करना 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 अलग, 106 अलग। आप ऐसे इसको लर्न करेंगे। सर क्या क्या है ये एक बार फटाफट से बता दो, तो सुनो ना। 95 में बेसिक डेफिनेशंस आती है, 96, 97 और 98 ये डील करता है बेटा जी आपका अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में। मतलब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन, डोंट यूज द वर्ड अपील, यूज द वर्ड एप्लीकेशन। आप पहली बार एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो और फिर उसका ऑर्डर का प्रोसीजर। फिर 99 में और 100 और 101 ये तीनों डील करते हैं एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। तो 99 में यू डिफाइन द बेसिक एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, देन यू फाइल द अपील एंड देन यू गेट द ऑर्डर। तो ये 3 और 3 आपके साथ में लर्न हो जाएंगे। फिर 102, 3 एंड 4 एक साथ लर्न करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द 3। 102 बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की, कुछ गलती होगी तो सर उसको हम चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देयर विल बी माइनर रेक्टिफिकेशन। 103 बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की, तो एप्लीकेबिलिटी किस पे रहेगा? उस टैक्स पेयर पे रहेगा, उन ऑफिसर्स पे रहेगा। ठीक है, सो दिस राइट इज अवेलेबल इन पर्सनम, नॉट रेम। नॉट रेम मतलब पूरे पब्लिक के लिए नहीं है ये राइट, उस बंदे के लिए है। ठीक है, और उसके बाद नल एंड वॉइड, अगर आपने कुछ झूठ बोल के लिया होगा तो वी विल कंसीडर दिस एज नल एंड वॉइड फ्रॉम द स्टार्ट, तो वो 104 में आ जाता है। 105 और 106 में एज सच जो है इसके प्रोसीजर्स आते हैं, तो 105, 106 अलग से नहीं करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, अब सर सारा कुछ तो हमारा बेसिक पता चल गया, एप्लीकेशन हो गई, एडवांस रूलिंग हो गई, लॉस पता चल गए, तो सर अब क्या है? अब ऑर्डर्स वगैरह भी आएंगे लोगों के, तो उसके अंदर फिर हमें अपील्स फाइल करनी है। अब डिस्प्यूट लेवल पे हम जाना चाहते हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्लोली गो टू द डिस्प्यूट लेवल। तो डिस्प्यूट लेवल में आपका सेक्शन 107 बनता है आपका एपेलेट अथॉरिटी, फिर आपका बनता है 108 रिविजनरी अथॉरिटी। तो ये साथ में लर्न करना, रिविजनरी अथॉरिटी और एपेलेट अथॉरिटी में क्या फर्क है। बेसिक एपेलेट अथॉरिटी जो होती है वहां पे जाके हम अपील फाइल करते हैं, मैं या डिपार्टमेंट। 108 में क्या हो रहा है? 108 में एक अथॉरिटी है, उसको अपने ही जूनियर का जो ऑर्डर है वो गलत लग रहा है। ठीक है, तो वो उसके अंदर जो है वो रिवीजन डाल देगा, तो दैट इज 107 एंड 108। फिर सर 109, 10, 11 को छोड़ दो, आप 112 एक अच्छे से ध्यान रखो, जिसमें मैं ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करता हूं। एक 115 आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर बात करी जाती है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑन प्री डिपॉजिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन प्री डिपॉजिट, जो भी एपेलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए आप 10%, 20% अपार्ट फ्रॉम द सेल्फ एडमिटेड लायबिलिटी यू हैव टू डिपॉजिट द प्री डिपॉजिट व्हाटएवर इट इज, एंड जो भी उसमें से अपार्ट फ्रॉम डिस्प्यूटेड होगा वो आपको वापस मिलेगा अगर आप अपील जीत जाते हो। उसके अंदर जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी लेविड, दैट विल बी रिफंडेबल टू यू अलोंग विद इंटरेस्ट। मतलब जो इंटरेस्ट का डेट है दैट विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। वो बात सेक्शन नंबर 115 में लिखी है। ठीक है, उसके बाद सर हमारा 116 होता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ये सब अब अपील के प्रोविजन से, तो 116 इज योर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। मैं जाऊँ, मेरे को कोर्ट में डर लगता है तो मैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के साथ जाऊंगा, वो मेरे लिए रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमारे दो आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 117 और 118। 117 और 118 हमारा हुआ विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब इसी के रिस्पेक्ट में आता है सेक्शन नंबर 119 जो बोलता है कि जस्ट बिकॉज आपने अपील फाइल कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अमाउंट्स नहीं पे करने, आपको अमाउंट स्टिल पे करने पड़ेंगे। एंड दिस इज वेयर देयर इज अ डिफरेंस। एपेलेट अथॉरिटी में, ट्रिब्यूनल के अंदर जब मैं प्री डिपॉजिट को जमा कर देता हूं तो मुझे बैलेंस अमाउंट नहीं पे करना पड़ता, रिकवरी के ऊपर स्टे लग जाता है। बट वैसा 117 और 118 के रिस्पेक्ट में नहीं है, अनलेस यू टेक अ स्पेसिफिक स्टे ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये सेक्शन नंबर 119 में बोला गया है। यस, ओके। उसके बाद सर कुछ बेसिक बातें और जो हम करते हैं सेक्शन नंबर, अब मैं आपके सामने कुछ ही सेक्शंस लेके आऊंगा क्योंकि बैलेंस, मिसलेनियस प्रोविजंस एंड अपील्स जो आपके ऑफेंसेस के हैं सारे आपसे लर्न नहीं होंगे और सारे इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 122 में आपके पेनल प्रोविजंस आती है जो कि आपको इंपॉर्टेंट है लर्न करना। 125 में एक जनरल पेनल्टी आती है
यस 25,000 की 25,000 तक की। फिर एक सेक्शन 126 आता है, दिस टॉक्स अबाउट द जनरल डिसिप्लिन विद रिस्पेक्ट टू द पेनल्टी, की जैसे माइनर ब्रीच वगैरह है लेस देन 5,000 वाला, तो आप उसके अंदर जो है यू डू नॉट चार्ज, यू आप पेनल्टी मत लगाओ। ओके देन अच्छा 120 और 121 सर ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको साथ में लर्न करने हैं। 120 वो है जिसमें डिपार्टमेंट अपील नहीं फाइल कर सकता, 121 है उसमें कोई भी अपील नहीं फाइल कर सकता। 120 में वो जो लिमिट्स लगती है 20 लाख 1 CR 2 CR ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो उसके ऊपर अमाउंट नहीं जा रहा, अमाउंट इन्वॉल्व नहीं जा रहा, तो डिपार्टमेंट कैन नॉट गो फॉर एन अपील। एंड 121 में देयर आर 4 ऑर्डर्स जो कि नॉन अपीलेबल है, तो आप उसके अगेंस्ट कहीं पे भी अपील नहीं फाइल कर सकते, नॉट इवन एपेलेट अथॉरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, सेक्शन 80 का अगर कोई ऑर्डर आ रहा है या फिर डिटेंशन सीजर ऑफ बुक्स हो रहा है, तो वो 4 ऑर्डर्स के केस में 121 में कोई भी अपील फाइल नहीं कर सकता। बराबर, ये हो गया आपका बेसिक 125 126। उसके बाद 129 और 130 ये आपको 2 लर्न करनी है। 129 आपका इन ट्रांजिट जो डिटेंशन वगैरह होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पेनल प्रोविजंस आते हैं 129(3) वाले, ये प्लीज लर्न करके जाना, डिपेंडिंग अपॉन ओनर सामने आता है या नहीं आता, कम और डज नॉट कम फॉरवर्ड। एंड 130 इज योर 5 केसेस ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। फिर सर हमारा 132 का अरेस्ट बनता है, 132 में आपका अरेस्ट का टेबल आपको लर्न करना है। यस उसके बाद आपका 137 ऑफेंसेस बाय कंपनीज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। 138 कर लो कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का टेबल लर्न करके जाना, चांसेस है आने के। उसके बाद अब बचे हुए मतलब जो है आपके मिसलेनियस प्रोविजन है, तो उसमें एक आप एंटी प्रॉफिटेरिंग 171 कर सकते हो, बैलेंस आपको करने की जरूरत नहीं है। ये आपके CGST के थे। आई जेन्युइनली डोंट नो कि ये कैसा आपके सामने जाने वाला है, पहली बार ही कर रहे हैं, तो अगर अच्छा लगे तो आप पूरा दो बार 3 बार आप इसको रिवाइज कर सकते हो। मैं आपको IGST के भी सेक्शंस फटाफट से बता देता हूँ। एंड आई विल पे स्पेशल फोकस ऑन ऑल द सबसेक्शंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि वो भी आपके लिए लर्न करना इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं कन्विक्शन आता है। यस अब IGST के जो है आप स्टार्ट करते हैं। सी मेजर इसका स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 5 से, जो कि है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन के साथ साथ एग्जेम्पशन देना जरूरी है, तो सेक्शन 6 में एग्जेम्पशन की पावर आती है। बराबर 7, 8 और 9। यस 7 इज योर इंटरस्टेट सप्लाई, 8 इज योर इंट्रास्टेट सप्लाई एंड सेक्शन 9 इज योर टेरिटोरियल वाटर से अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आंसर आ जाता है तो इन दैट केस नियरेस्ट कोस्टल स्टेट वाला आपका ना आंसर बन जाएगा। यस नाउ 7, 8, 9 हो गया। अब आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई के रिस्पेक्ट में 10, 11, 12 और 13 आते हैं। 10 और 11 आपके गुड्स से रिस्पेक्ट में है, 12 और 13 आपके सर्विसेज के रिस्पेक्ट में है। 10 आपका डोमेस्टिक लेवल पे डोमेस्टिक लेवल पे गुड्स है, 11 आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, 12 आपका सर्विसेज का केस तब है जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया। सप्लायर को आइडेंटिफाई करना मत भूलना तरीके से, द पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 93। और सेक्शन 13 प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज व्हेन सप्लायर और रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, तो एक बंदा बाहर है तो वहां पे सेक्शन नंबर 13 लग जाएगा। अब 10(1) के अंदर हम उसके क्लॉजेस याद कर लेते हैं। बेसिकली 10(1)(a) जो है आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, 10(1)(b) आपका प्लेस बिल टू शिप टू मॉडल है, 10(1)(c) देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व। ओके तो कहीं ना कहीं ए और सी आपको साथ में लर्न करने, मूवमेंट एंड नो मूवमेंट। 10(1)(b) आपका बिल टू शिप टू मॉडल हो गया, जिसके अंदर 2 चीजें आती है, 2 सप्लाईज आते हैं। उसके बाद 10(1)(c)(a) आपका आता है एक विद रिस्पेक्ट टू द OTC सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्संस, ओवर द काउंटर सेल, जहां पे अगर आपके इनवॉइस के अंदर उसका स्टेट रिकॉर्ड हो गया तो दैट इज सफिशिएंट, पूरा डिटेल एड्रेस की जरूरत नहीं है, दैट स्टेट विल बिकम बाय द आंसर ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद आता है आपका सर असेंबली या इंस्टॉलेशन हो रहा है तो 10(1)(d) एंड जो आपके गुड्स टेकन ऑन बोर्ड कन्वेंस वहां पे अगर सेल किए जा रहे हैं तो वो आता है आपका क्लॉज नंबर E। ये आपके 10(1) के सारी चीजें हो जाएंगी। यस 11 इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं आता। 12 और 13 आपको अच्छे से करना जरूरी है, तो एक बार प्लीज इसको कर लेते हैं। ऑल द सबसेक्शंस वी विल रिवाइज, अच्छे से इसको लर्न कर लो, लिखते वक्त आपको क्लैरिटी मिलेगी। चलो आओ अब सबसेक्शन 1 12 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, अलग कलर से उठाते हैं, पिंक। 12 सबसेक्शन 1 इज योर बेसिक एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है, दैट सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया। सबसेक्शन 2 बात करता है डिफॉल्ट प्रोविजंस के बारे में। सबसेक्शन 3 बात करता है आपका इमेबल प्रॉपर्टी के केस में। सबसेक्शन 4 बात करता है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, जिम ट्रेनिंग वगैरह, खाना पीना, वो सब इसके अंदर आ जाता है, मेकअप वगैरह। सबसेक्शन 5 आपका बात करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, वो सब इसके अंदर आ जाता है। सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 आपके इवेंट्स के रिस्पेक्ट में, एडमिशन टू इवेंट एंड दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। उसके बाद सबसेक्शन 8 आपका गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, 9 आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, 10 आपका सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस, 11 आपका टेलीकॉम के बारे में बात करता है, 12 आपका बैंकिंग स्टॉक ब्रोकिंग उसके बारे में बात करता है, 13 आपका बात करता है विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस सर्विसेज, और 14 बात करता है एडवर्टीजमेंट टू गवर्नमेंट, एडवर्टीजमेंट टू गवर्नमेंट। प्लीज पे अटेंशन, मैं सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई के सारा प्रोविजंस नहीं डिस्कस कर रहा हूं, उसमें 1 घंटा लग जाएगा। मेरा फोकस है सेक्शन और सबसेक्शन नंबर के ऊपर। यस अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 के बारे में। 13(1)
13 बात करता है आपका एप्लीकेबिलिटी, दैट इज सप्लायर और लोकेशन इज आउटसाइड इंडिया। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 बात करता है आपके डिफॉल्ट प्रोविजंस के बारे में। सबसेक्शन 3 बात करता है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, जिसमें इंटरनली 2 एक्सेप्शन होती है, राइट, सो दैट इज देयर। सबसेक्शन 4 बात करता है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, जैसा यहाँ पे 12(3) बात करता है। सबसेक्शन 5 आपका बात करता है विद रिस्पेक्ट टू इवेंट, चाहे वो एडमिशन हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसा यहाँ पे अलग अलग था वो यहाँ पे एक साथ हो जाता है, यस 3, 4, 5। फिर सबसेक्शन 6 बात करता है मोर देन 1 टेरिटरी में अगर आपने काम किया तो उसका आंसर हमारा इंडिया बन जाएगा। सबसेक्शन 7 बात करता है बेसिकली सबसेक्शन 6 जो मैंने बोला मोर देन 1 टेरिटरी, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दीज 3, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दीज 3, ओके। तो ये हमारा सबसेक्शन 6 में अगर मोर देन 1 टेरिटरी जैसे इंडिया, लंदन और यूएस, तो उस केस में आंसर आपका इंडिया बन जाएगा। और इसी तीनों के बारे में सबसेक्शन 7 बात करता है कि इफ इट इज मोर देन 1 स्टेट तो उसको हम बाइफरकेट कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो इसके अंदर कवर हो जाता है। फिर आपका आता है सब सेक्शन 8 विच टॉक्स अबाउट द इंटरमीडियरी सर्विसेज इन केस इंटरमीडियरी का जो लोकेशन होता है वो हमारा आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। एंड व्हेन द बैंक इज गिविंग सर्विसेज टू इट्स अकाउंट होल्डर्स, या फिर हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल अगर आप दे रहे हो, हायरिंग ऑफ व्हीकल दे रहे हो इंक्लूडिंग यॉट अप टू 1 मंथ बट डज नॉट इंक्लूड द एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स, तो वो आपका सबसेक्शन 8 में आता है, ठीक है। सबसेक्शन 9 जो है गुड्स का वो ओमिट हो चुका है, तो वहां पे आपको डिफॉल्ट प्रोविजन सबसेक्शन 2 लगाना है। फिर आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट 10, सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस सबसेक्शन 11, ओके, एंड 12 इज विद रिस्पेक्ट टू योर ओइडार के बारे में ये लगता है। और सबसेक्शन 13 जो लगता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर नोटिफाइड सर्विसेज टू अवॉइड डबल टैक्सेशन एंड टू अवॉइड नो टैक्सेशन। ये होते हैं हमारे बेसिक हमारे सेक्शन 12 और 13 के सबसेक्शंस पूरे, यस। उसके बाद 14 और 14A ये स्पेशल प्रोविजंस ओइडार और ऑनलाइन गिविंग मनी वाले। 16 जो है आपका दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द जीरो रेटेड सप्लाई, उसको डिफाइन करते हैं, उसके प्रोविजंस बताते हैं। 15 एक है, उसका कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं। व्हेन यू गिव सप्लाई टू अ टूरिस्ट, तो उसके रिफंड की बात यहाँ पे होती है। इसके सिवाय आपको यहाँ पे और कोई सेक्शन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक सेक्शन 20 रीड करके जाना विच इज often a source of a lot of queries। सेक्शन 20 बहुत सारे प्रोविजन जैसे आईटीसी हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, पेनल्टी हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, वो सब सीजीएसटी का एज इट इज यहाँ लगा देता है। तो एक क्वेरी आता है, इसका मैं अलग से छोटा सा क्लैरिफिकेशन बनाने वाला हूँ कि सर जो माइनर ब्रीच में अमाउंट दिया हुआ है 5000 वो सीजीएसटी है या सीजीएसटी एसजीएसटी है? अरे वो टोटल है, वो टोटल है। वहां पे मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आईजीएसटी के लिए वहां पे हम अलग बोलने वाले कि 10,000 लगने वाला है, दैट इज द टोटल अमाउंट दैट यू हैव टू रेफर। तो वहां पे सेक्शन 20 आईजीएसटी बोलता है कि बहुत सारे चैप्टर सीजीएसटी के हम एज इट इज यहाँ पे लगा देंगे। समझ में आया? क्लियर है? यस। सो दिस वाज ऑल। हमने कितने लगाए? एक अराउंड 25-30 मिनट्स के आसपास हमने लगाए। इसका प्लीज पर्पज ये नहीं था कि मैं आपको इंटरनली रिविजन कराऊं, वो आधे घंटे में तो मुझे 2-4 ही सेक्शन हो पाएंगे। मेरा सिर्फ सेक्शन नंबर पे फोकस था कि सुन के ऐसा लगे कि हाँ हमने क्या क्या पढ़ा है आईडीटी के अंदर, और ये मुझे एडवांटेज मिलता था साइकोलॉजिकली। आई एम रियली होपिंग कि आपको मिलाओ, नहीं मिलाओ तो भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा मत देखो, लेकिन मुझे पता है कई जनों को मिल जाएगा वो वाली चीज जो चाहिए होती है। सो यू कैन जस्ट व्यू दिस वीडियो, यू कैन जस्ट लिसन, एक अपना ईयरफोन लगा के रात को सुन सकते हो, ठीक है। तो दैट विल हेल्प you. If it helps, then do let me know in the comments, and it helps me to think of more videos, more resources that I can plan for you. Okay, so till then, all the very best, study well, take care, be safe, bye bye.